21वीं सदी में दुनिया का सबसे बड़ा खतरा ना तो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है और ना ही रशिया यूक्रेन वॉर है, क्योंकि इकोनॉमीज नई पॉलिसी से बेहतर की जा सकती हैं। और रही बात रशिया यूक्रेन वॉर की, तो उससे दुनिया पर जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ यही होगा कि ऑयल और गैस जैसी कुछ चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। लेकिन जब तक क्लाइमेट ही सही नहीं होगा, जब दुनिया ही नहीं रहेगी, तो इंसान कैसे बचेगा। बहुत से लीडर्स इस पर फोकस कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं और काफ़ी कंट्रीज ने तो मिलकर कुछ एग्रीमेंट भी साइन किए हैं इसे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन क्लाइमेट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। वो कौन सी रीजन है जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Since the start of the Industrial Revolution in 1760, Earth's average temperature has risen faster than ever before. We've been burning more and more fossil fuels like oil and coal, which release CO2, to power our homes, factories, airplanes, and cars. So disasters becoming more and more intense, more frequent, with more devastating consequences. The dramatic impacts of drought in different parts of the world. But it's actually the warmest temperature on Earth since the last ice age. Southern Madagascar has always been dry. The UN has called it the world's first climate change-induced famine. Planting trees could help mitigate climate change, they said, but it would require a huge number of trees to be planted worldwide. शुरू करते हैं हिस्टोरिक डाटा से। इस ग्राफ को देखें जरा, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को शो कर रहा है, बट एंड पर आपको इसमें एक बूम देखने को मिलेगा। ये बूम शुरू हुआ 1950 में हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से, और पिछले 70 सालों से ये लेवल कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि इसके बढ़ने के पीछे 95% ह्यूमन एक्टिविटीज का हाथ है। हम बहुत सारा फॉसिल फ्यूल जैसे कोल और ऑयल जलाते हैं अपने घरों, गाड़ियों और फैक्ट्रीज को पावर करने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होती है। इसके अलावा पिछले 70 सालों में हमारी पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ चुकी है। हम बढ़ रहे हैं तो अपने खाने पीने के लिए हम एनिमल्स भी बढ़ा रहे हैं, यानी जितने ज़्यादा इंसान उतने ज़्यादा एनिमल्स, और जितने ज़्यादा एनिमल्स उतना ज़्यादा मीथेन गैस। और 40% जो मीथेन गैस है ग्लोबली, वो इन्हीं एनिमल्स की वजह से ही मौजूद है। और क्लाइमेट चेंज में कार्बन और मीथेन का एक बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, बचपन में हम सब ने स्कूल में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन और मीथेन जैसी कुछ नेचुरल गैसेस मौजूद हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। ये गैसेस दिन में सनलाइट हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और रात को जब सूरज नहीं होता तो ये इसी एब्जॉर्ब्ड हीट को एमिट करती हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन ग्रीन हाउस गैसेस का वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता जा रहा है, जिससे हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और अल्टीमेटली अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। मसला ये नहीं है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मसला ये है कि ये टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साल 2010 से 2020 हॉटेस्ट डेकेड ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर की गई। नासा के एक एनालिसिस के मुताबिक 1880 के बाद से अब तक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री तक बढ़ चुका है। सुनने में ये 1.1 का फिगर बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। पिछले कुछ सालों से जो हीट वेव्स, ड्राउट्स, फ्लड्स और रेनफॉल्स हो रहे हैं, ये सब इसी की वजह से है। इमेजिन करें जरा 1 डिग्री सेल्सियस पर क्लाइमेट चेंज ने जो तबाही दुनिया भर में मचाई है, वो सब हमारे सामने है। जैसे साल 2022 पाकिस्तान सिंध ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिजास्टर देखा फ्लड की शक्ल में। करीब 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए इससे। सिंध की 60 to 80% क्रॉप्स तबाह हो गई। $30 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस फेस करना पड़ा पाकिस्तान को और करीब 1700 लोग मारे गए इस फ्लड की वजह से। द गार्डियन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा, द बिगेस्ट इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कॉस्ट वर पाकिस्तान फ्लड्स। इसी तरह साल 2020 में ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर में करीब 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया जल के राख हो गया। 28 लोग और बिलियंस के अकाउंट में जानवर मारे गए इस आग से। साल 2022 में यूएस और क्यूबा में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल कॉस्टिंग स्टॉर्म हरिकेन आयन देखा गया। करीब 150 लोग मारे गए इसमें और $112 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ इस हरिकेन से। और ये जो लॉसेस हैं, ये सिर्फ इन्हीं कंट्रीज ने फेस नहीं किए, बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, जापान, मालदीव्स और सोमालिया जैसे दुनिया में मौजूद सब कंट्रीज ये लॉसेस फेस कर रही हैं। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आए तो 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इतने फाइनेंशियल और ह्यूमन लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, तो जरा सोचें कि 1.5 डिग्री से दुनिया पर कैसा इम्पैक्ट होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि हम क्यों सोचें भाई? कंट्री के लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमसे पहले उन्हें सोचना चाहिए। तो भाई सोचा उन्होंने भी था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। साल 1997 में 84 कंट्रीज ने क्योटो प्रोटोकॉल नाम का एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट का गोल ये था कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज साइन कर रही हैं,
वो सब मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करेंगे ताकि बढ़ते हुए टेम्परेचर को कम किया जा सके। सुनने में तो ये आइडिया बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप रहा, क्योंकि इस एग्रीमेंट में लार्जेस्ट कार्बन एमिटर्स यानी यूएस, इंडिया और चाइना, जो टोटल कार्बन का करीब 50% एमिट करते हैं, ये तीनों इस एग्रीमेंट में शामिल ही नहीं थी। तो जापान जैसी कुछ कंट्रीज इस एग्रीमेंट से विथड्रॉ कर गई, क्योंकि जब तक ये 3 कंट्रीज अपनी एमिशन को कंट्रोल ना करती तब तक इस टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन तीनों कंट्रीज में फ्लड्स, हरिकेन्स, रेनफॉल्स और ड्राउट्स भी बढ़ने लगे, जिसको देखते हुए साल 2016 में एक नया एग्रीमेंट हुआ जिसे 195 कंट्रीज ने साइन किया और इसे पेरिस एग्रीमेंट का नाम दिया गया। इस एग्रीमेंट का मेन मकसद टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक लिमिट करने का था, और आगे इससे भी ज्यादा बढ़े तो साल 2100 तक ये मैक्सिमम 2 डिग्री तक जाए, इससे ज्यादा नहीं। इस एग्रीमेंट के अगले ही साल 2017 में ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स के इस एग्रीमेंट से विथड्रॉ की अनाउंसमेंट की। ट्रंप का कहना था कि ये एग्रीमेंट अमेरिकन के लिए एक अनफेयर इकोनॉमिक बर्डन बनेगा, जिससे बहुत से अमेरिकन अफेक्ट होंगे। जहां गाय मैकफर्सन की एक कोट मेंशन करता जाऊं, इफ यू रियली थिंक दैट द एनवायरनमेंट इज लेस इंपॉर्टेंट देन मनी, ट्राई होल्डिंग योर ब्रीथ व्हाइल काउंट योर मनी। यानी उस पैसे का क्या फायदा जिसको इस्तेमाल करने के लिए इंसान ही नहीं बचेगा। और इसको जहन में रखते हुए साल 2021 में जो बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और यूनाइटेड स्टेट्स ने रीज्वाइन किया इस पेरिस एग्रीमेंट को, और उन्होंने अनाउंस किया कि 2005 में जो यूएस की कार्बन एमिशंस थी उन्हें 50 to 52% तक कम कर दिया जाएगा साल 2030 तक। यूरोपियन यूनियन का भी कहना था कि वो भी अपने 1990 के कार्बन एमिशन लेवल से भी 55% तक एमिशन कम करेंगे साल 2030 तक। इसी तरह बाकी कंट्रीज ने भी अपने टारगेट सेट किए, और सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं की गई इस दफा टारगेट को पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। खास तौर पर लीडिंग कार्बन एमिटिंग कंट्रीज यानी चाइना, यूएस और इंडिया, ये तीनों काफी काम कर रहे हैं कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए। रिसेंटली अमेरिका ने 2.52 बिलियन फंड्स पर बेस करते 2 प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करेंगे। इसी तरह इंडिया ने अपने साउदर्न पार्ट में ट्रीज प्लांटिंग शुरू कर दी है, और साल 2030 तक ये इतने दरख्त लगा देगा कि एटमॉस्फेयर से करीब 2 से 3 बिलियन टन कार्बन एब्जॉर्ब होगी। यूएन और क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का भी ये कहना है कि इंडिया के पास पहले ही इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी 40% पावर रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट कर सकता है। तो साल 2030 तक इंडिया अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करने का टारगेट आसानी से पूरा कर सकता है। इसके अलावा चाइना रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी का ग्लोबली 39% और सोलर कैपेसिटी का 36% शेयर चाइना के ही पास है। चाइना इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कंजम्पशंस को बढ़ा रहा है, और नए कोल पावर प्लांट भी बनाना बंद कर दिए हैं चाइना ने। चाइना क्लाइमेट चेंज को इतना फोकस कर रहा है कि इसने 2030 तक 70 बिलियन ट्रीज प्लांट करने का टारगेट सेट किया है, जबकि पिछले 40 साल में चाइना ने करीब 78 बिलियन ट्रीज प्लांट किए हैं, और इसे देखते हुए इन 7 सालों में 70 बिलियन ट्रीज का टारगेट बहुत मुश्किल लग रहा है। खैर फिर भी देखा जाए तो चाइना पेरिस एग्रीमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स और गोल्स को लेकर कुछ एनालिसिस किए गए, और ये एनालिसिस बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थे। जैसे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का कहना है कि पेरिस एग्रीमेंट इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है। इनफैक्ट अगर ये सब कंट्रीज अपने खुद के डिसाइड किए हुए टारगेट्स अचीव भी कर लें तो भी साल 2100 के बाद टेम्परेचर 2.1 डिग्री तक जाएगा। इसके अलावा साल 2021 में 60 डिफरेंट कंट्रीज से करीब 200 साइंटिस्ट ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, और इन सब का भी यही कहना था कि सारी कंट्रीज मिलकर ये एमिशन अगर फौरी तौर पर बिल्कुल बंद भी कर दें तो भी नेक्स्ट 2 डेकेड्स यानी 2040 के करीब ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री या इससे भी ज्यादा होगा। और आखिर में IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी है जो पेरिस एग्रीमेंट और क्लाइमेट चेंज की असेसमेंट करती है। इसका कहना है कि पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को देखते हुए सिर्फ 1% चांस है कि साल 2030 तक टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक, और 5% चांसेस है कि साल 2100 तक 2 डिग्री टेम्परेचर को लिमिट किया जाएगा, और 90 to 95% चांसेस है कि साल 2100 के बाद ये टेम्परेचर 2 डिग्री to 4.9 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इस टेम्परेचर में इंसान तो जिंदा रह सकता है, लेकिन जो क्लाइमेट में चेंजिंग आएंगी उनकी वजह से इंसान का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और भी ज्यादा ड्राउट्स, हीट वेव्स और बेमौसम बारिशें देखने को मिलेंगी। ग्लेशियर और तेजी से मेल्ट होंगे, सी लेवल्स बढ़ेंगे, और ज्यादा फ्लड्स आएंगे, फसलें तबाह होंगी और फूड शॉर्टेज होगी।
इन शॉर्ट जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हमें अब साल में 1-2 दफा देखने को मिल रहे हैं, वो हमें 2 डिग्री सेल्सियस के बाद डबल या ट्रिपल काउंट और वॉल्यूम में देखने को मिलेंगे। सी लेवल्स के बढ़ने की वजह से कोस्टल एरियाज अभी से रिस्क पर हैं, तो हो सकता है मियामी, ओसाका और वेनिस जैसे शहर हमें साल 2100 के बाद देखने को ही ना मिले। यानी अभी तक के एनालिसिस के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को हम इस सेंचुरी तक बढ़ने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके रेट को थोड़ा स्लो किया जा सकता है। अगर ये सब डेवलप कंट्रीज मिलकर गरीब या डेवलपिंग कंट्रीज जो बहुत कम कार्बन एमिट करती हैं, जैसे पाकिस्तान, ये सिर्फ 0.8% कार्बन एमिट करता है, लेकिन ये उन टॉप 10 कंट्रीज में से है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही है। तो इन डेवलप कंट्रीज को चाहिए ये पाकिस्तान जैसी बाकी कंट्रीज की कार्बन एमिशन को न्यूट्रल करने में मदद करें, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी नेग्लिजेंसी का अंजाम इनके साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज को भी भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा सब कंट्रीज को चाहिए 40 या 50% की बजाय 100% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, डिफोरेस्टेशन खत्म करें और ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करें, ताकि कार्बन एमिशन रेट्स को जीरो किया जाए और एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद CO2 को एब्जॉर्ब किया जाए। दोस्तों, हम सबका मानना है कि एक न एक दिन इस दुनिया ने खत्म होना है, लेकिन क्या क्लाइमेट चेंज इसकी एक रीजन होगी? द साइंस इज क्लियर, द ग्लोबल वार्मिंग डिबेट इज ओवर।